सोर्सेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। हमने किस देश से कौन सी क्वालिटी को अपने देश में अडॉप्ट किया है, ये हम पढ़ने का काम पढ़ रहे थे, राइट। हमने सबसे पहले देखा था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। इसके अंदर क्या क्या लिया था हमने, जल्दी जल्दी रिवाइज कर लेते हैं क्योंकि 2 ही पढ़ा था हमने। उसके बाद आज हम पूरे सोर्सेस को कंप्लीट करेंगे। क्या क्या लिया था हमने इससे, बताइए। परिसंघ, गवर्नर का ऑफिस लिया था, आप लोग रिप्लाई नहीं दोगे तो कैसे चलेगा बेटा। आदर्श क्लास में प्रेजेंट थे आप उस दिन, सुमित आप प्रेजेंट थे? मैं नहीं था क्लास। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने देखा था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से हमने क्या लिया था, फेडरल स्कीम ली थी, मतलब संघीय व्यवस्था। फेडरल स्कीम, संघीय व्यवस्था कहाँ से ली थी हमने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। हमने क्या लिया था, गवर्नर का ऑफिस लिया था। ये भी कहाँ से लिया था, इसी से लिया था। ये हमने दूसरी कंट्री से अडॉप्ट नहीं किया है। तीसरा हमने पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसकी स्थापना 1926 में हो गई थी, इसको कहाँ से लिया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। और क्या लिया था हमने, इमरजेंसी के प्रोविजन दिए थे। इमरजेंसी में क्या होगा, कैसे होगा, किस प्रकार से होगा, ये सारी चीजें हमने कहाँ से ली थी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से ली थी। ये हमने उस दिन पढ़ लिया था। नेक्स्ट पर चलते हैं हम। हमने और क्या पढ़ा था, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से कौन सी चीजें ली है, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन ली हमने। बहुत सारी देशों से बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन हमको इम्पोर्टेंट क्या क्या याद रखना है वो जरूरी है। जैसे सबसे पहले सबसे इम्पोर्टेंट हमने इससे क्या लिया था, एकल नागरिकता या सिंगल सिटीजनशिप। सिंगल सिटीजनशिप, एकल नागरिकता। हमारे देश का नागरिक सिर्फ हमारे देश का नागरिक रहेगा, न कि राज्यों का नागरिक रहेगा। वो मध्य प्रदेश का नागरिक नहीं है, वो तमिलनाडु का नागरिक नहीं है, वो सिर्फ क्या है, भारत का नागरिक है। ठीक, तो वैसे ही ब्रिटेन में होता है, वो वहां के जो व्यक्ति है वो सिर्फ ब्रिटिश या ब्रिटेन के नागरिक है, वहां पर जो उसकी कंट्रीज है या वहां पर जो उसके स्टेट्स है उनके नागरिक नहीं है। तो सबसे इम्पोर्टेंट आता है हमारे पास सिंगल सिटीजनशिप। ये हमने कहाँ से लिए है, ब्रिटेन से लिया है। और क्या लिया था हमने, कैबिनेट सिस्टम लिया था। ठीक, कैबिनेट सिस्टम भी हमने कहां से लिया था, ब्रिटेन से लिया था। जैसे अपने यहां पर है कैबिनेट मोदी जी की, उसको कई बार किचन कैबिनेट भी बोल दिया जाता है, जितने भी इंपॉर्टेंट मंत्री वगैरह रहते हैं। अब जैसे हमारे देश में बहुत सारे नेता लोग हैं, क्या सभी के पास रूल्स एंड रेगुलेशन को डिजाइन करने का हक है क्या, नहीं है। बल्कि जो चुनिंदा नेता लोग हैं, जिनका अपना एक अलग महत्व है कैबिनेट में, जो कैबिनेट मंत्री होते हैं, वो क्या करते हैं, अपने रूल्स एंड रेगुलेशन को डिसाइड करने का काम करते हैं। तो ये वाला सिस्टम भी हमने कहां से लिया है, ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। नेक्स्ट वन क्या लिया था हमने, प्रिविलेजेस, रिट। प्रिविलेजेस को क्या बताया था मैंने, विशेषाधिकार। विशेषाधिकार मतलब ऐसे कुछ लोग होते हैं जिनके पास विशेष अधिकार होते हैं, जैसे राष्ट्रपति। राष्ट्रपति को हम डायरेक्टली जाके गिरफ्तार नहीं कर सकते। प्रधानमंत्री, पर प्रधानमंत्री से अगर कोई गलती हो भी गई है तो भी हमारे पास ये अथॉरिटी नहीं है कि हम उनको डायरेक्टली जाकर गिरफ्तार कर ले। उसी प्रकार से अगर उनको किसी भी प्रकार का कोई स्पेशल ट्रीटमेंट है
तो कॉमन सेंस है कि हाँ प्रधानमंत्री को अलग ट्रीटमेंट मिलता है, राष्ट्रपति को अलग ट्रीटमेंट मिलता है, क्या उनके साथ वैसे बिहेवियर होता है, क्या उनकी सुविधाएं वैसी ही मिलती है जैसी एक कॉमन मैन को मिलती है? नहीं, उनको कुछ प्रकार के विशेष अधिकार प्राप्त होते हैं। तो ये जो विशेष अधिकार है ये भी हमने कहाँ से लिया है? ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया हुआ है। ठीक, रिट सिस्टम देखा है हमने। रिट क्या होती है? जैसे अगर हमारे मौलिक अधिकारों का कभी हनन हो जाता है तब हमारे पास ये अथॉरिटी रहती है कि हम कहाँ जा सकते हैं, या तो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं या हाई कोर्ट जा सकते हैं। अगर हमारे मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो उस सिस्टम को क्या बोलते हैं? हम रिट बोलते हैं। सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट रिट जारी करता है कि इस व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन हुआ है, इसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट के पास ये डायरेक्ट अथॉरिटी होती है कि वो उस मैटर में इंटरफेयर कर सकता है। ठीक, रिट जारी करने की शक्ति किनके पास होती है? सुप्रीम कोर्ट के पास और हाई कोर्ट के पास। रिट जारी करने की शक्ति हमारे जो रीजनल कोर्ट है, जैसे हमारा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गया, इनके पास नहीं रहेगी। सिर्फ दो अथॉरिटी है जिनके पास रिट जारी करने की शक्ति होती है, वो होती है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। और क्या देखा था हमने? और भी कुछ था क्या बेटा? बाइकैमरलिज्म, बाइकैमरल, राइट। द्विसदन, द्विसदन, ठीक। दो सदन रहेंगे जैसे ब्रिटेन में होता है हाउस ऑफ लॉर्ड्स एंड हाउस ऑफ कॉमन। बिल्कुल उसी तर्ज पे हमने हमारे देश में क्या बनाया है? राज्यसभा बनाई है और लोकसभा बनाई है। इस प्रकार से हमने ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से इतनी चीजों को लिया है। याद रहेगी ये चीजें? यस मैम। ठीक है, तो अब पिछला वाला बता दो जरा फटाफट, मैं जिसका नाम लूंगी वो बताएगा। स्वाति, 10th शेड्यूल में क्या पढ़ा था? यस मैम। 10वीं अनुसूची, दल बदल। राइट, दल बदल कानून से संबंधित है। आदर्श गया? यस मैम। ठीक है, सुमित आपने पढ़ा था बेटा ये वाला लेक्चर? हाँ पढ़ा पूरा। चलिए ठीक है, चलिए बताओ दल बदल संबंधी कानून कौन से संविधान संशोधन द्वारा लाया था? दल 52। राइट, 52, लेकिन ऐसा बोलने से नहीं चलेगा। 52 संविधान 1976। 1985। सॉरी 85। हाँ राइट, 1985 बोलना पड़ेगा बेटा, ठीक है। क्योंकि आप अगर 52 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट बोल दोगे ना तो आपके पास यहाँ पर ऑप्शन जो है वो 1985 भी रहेगा और 1972 भी रहेगा। तो जब तक आप ये संविधान संशोधनों को आप इस प्रकार से याद नहीं करोगे सन के माध्यम से, तब तक ना आपको याद नहीं रहेंगे। और ये एक मेन क्वेश्चन है, इसकी वजह से बार बार पूछा जाता है। ठीक है। 7th शेड्यूल, 7वीं अनुसूची, हेमा किससे संबंधित है? पावर को डिस्ट्रीब्यूट और डिवाइड करने का काम किया था। ठीक है, पावर, डिवीजन ऑफ पावर। कितने प्रकार की लिस्ट बनाई थी उसमें? 3 प्रकार की, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। ठीक है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। ठीक है, सुमित बताइए 8th शेड्यूल, 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है? लैंग्वेजेस। ठीक है, अभी कॉन्स्टिट्यूशन में कितनी लैंग्वेजेस को रिकॉग्नाइज्ड किया है? 22 भाषाएं। ठीक है, स्वाति बताओ पहले कितनी लैंग्वेजेस थी? मैम 14 लैंग्वेज थी पहले। ठीक है, करेक्ट है। 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है? पंचायत। पंचायत से। स्वाति कितने मैटर्स दिए थे पंचायत को रूल बनाने के लिए? सब्जेक्ट 29 सब्जेक्ट। करेक्ट, 29 सब्जेक्ट। ठीक है, हेमा बताओ 12वीं अनुसूची किससे संबंधित है? प्रेजेंट हो?
मैम नगर पालिका। ठीक है, उसको कितने सब्जेक्ट दिए थे रूल बनाने के लिए? 18 सब्जेक्ट। ठीक है, करेक्ट। पांचवी अनुसूची किससे संबंधित है? आदर्श, प्रेजेंट हो क्लास में या नहीं हो? स्वाति बताओ। हेलो। यस मैम। मैम शेड्यूल ट्राइब्स और शेड्यूल एरियाज। ठीक है, और छठवीं अनुसूची में कौन से राज्य आते हैं? आसाम, मेघालय, त्रिपुर और मिजोरम। त्रिपुर नहीं बेटा, त्रिपुरा। त्रिपुरा। हाँ, त्रिपुर बोलोगी तो कैसे चलेगा, तुमने तो स्टेट का नाम ही बदल दिया। त्रिपुर, और एक पता है त्रिपुरी नाम की प्लेस है, वो अपने जबलपुर के पास पड़ती है, तो त्रिपुरा और त्रिपुरी में अंतर होता है ना, इसलिए अब त्रिपुरा बोलना। यस मैम। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे आते हैं अपन। हो गया जबलपुर का कैसा? पुराना नाम है ना त्रिपुरी? हाँ जबलपुर का पुराना नाम त्रिपुरी है। हाँ जी बिल्कुल। तो अब त्रिपुरी को त्रिपुरा बोलेंगे तो गलत हो जाएगा ना। चलिए, हमने पढ़ लिया था कहाँ तक? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को भी देख लिया था और ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन को भी देख लिया था। अब हम देख रहे हैं हमने यूएसए से या यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से कौन सी चीजों को लिया है। यूएस जो अमेरिका का संविधान है उससे हमने कौन सी चीजों को लिया है। तो यूएस में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जो वहां के नागरिकों को मिलती है वो है मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स, वहां के लोगों को सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मिलती थी वो क्या था? मौलिक अधिकार। उनके पास हर चीज के अधिकार थे। वो अधिकार से अपने जीवन को यापन करने के लिए जो चीजें जरूरी है वो अधिकार से सरकार से मांग सकते थे और उसके लिए उनको किसी भी प्रकार की परमिशन लेने की जरूरत नहीं थी। तो हमको क्या लगा कि यार ये चीज तो हमें भी अपने कॉन्स्टिट्यूशन में लेके आना चाहिए। तो हमने यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से कौन सी सबसे इंपॉर्टेंट चीज लाई थी? फंडामेंटल राइट या मौलिक अधिकार। इसके ऊपर स्टार लगा लेना क्योंकि पूछा जाता है कि मौलिक अधिकार हमने किस देश के संविधान से लिए हैं। ठीक, मौलिक अधिकारों के बाद हमने क्या लिया उसके अंदर? जुडिशरी की इंडिपेंडेंस। एक मिनट समझाती हूँ। न्यायपालिका की स्वतंत्रता। न्यायपालिका की स्वतंत्रता इन द सेंस, देखो हमारा जब लेक्चर स्टार्ट हुआ था मैंने आपको तभी बताया था हमारी पॉलिटी या हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 3 पार्ट्स हैं। कौन से? एक लेजिस्लेचर, एक एग्जीक्यूटिव और एक है जुडिशरी, जो आपस में कनेक्ट भी है और एक दूसरे से सेपरेट भी है? देखो अब जुडिशरी अकेली क्या काम करेगी जब तक एग्जीक्यूटिव, अब फॉर एग्जांपल किसी ने क्राइम किया है तो क्राइम में गिरफ्तार करने का काम पुलिस का है, लेकिन सजा देने का काम पुलिस का है क्या? नहीं, सजा देने का काम हमारे पास कोर्ट का है। तो ये तीनों जो ऑर्गन्स है ये आपस में कनेक्टेड है लेकिन एक दूसरे पर निर्भर नहीं है। ये अपना काम करने के लिए पूरी तरीके से स्वतंत्र है। एक दूसरे से रिलेटेड होने से और एक दूसरे पर डिपेंड होने से दोनों में अंतर होता है। तो अब जैसे इसने क्या करा, किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया, इसने यहाँ पर पेश कर दिया जुडिशरी में, तो क्या एग्जीक्यूटिव वाला व्यक्ति या यहाँ पे जो पुलिस है, पुलिस वाला कोर्ट को बता सकता है क्या कि हाँ भाई इसने ऐसा किया है, इसकी वजह से आपको इसको ये वाली सजा देनी चाहिए? क्या बता सकता है? ठीक है, नहीं बता सकता क्योंकि तीनों ऑर्गन आपस में रिलेटेड है लेकिन डिपेंडेंट नहीं है। तो हमने ये जो जुडिशरी की स्वतंत्रता है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, ये भी हमने कहाँ से ली है? यूएस के संविधान से ली है। यहाँ पर ये पुलिस वाला चार्ज तो लगाता है ना धाराओं में, तो उस हिसाब से कोर्ट उसकी सजा तय करता है। हाँ सही है, लेकिन क्या कोर्ट सिर्फ धाराओं के ऊपर सजा तय कर देता है?
नहीं, सबूतों के आधार पर। सबूतों के आधार पर करता है, मतलब जिस प्रकार से उसको सबूत मिलते हैं, गवाह मिलते हैं, उस हिसाब से सजा तय करता है ना। कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि पुलिस वाला अपनी जो जितना भी डाटाबेस है वो तैयार करके जुडिशरी को देगा, लेकिन वो जुडिशरी को ये नहीं बताएगा कि मैंने इसके ऊपर ये वाली धारा लगाई है, इसकी वजह से आपको इसको मृत्यु दंड की सजा देनी चाहिए। बता सकता है क्या? नहीं बता सकता। इसीलिए तीनों ऑर्गन्स जो है वो आपस में कनेक्टेड है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे जुडिशियल रिव्यू। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी आता है। न्यायिक पुनरावलोकन। न्यायिक पुनरावलोकन। न्यायिक पुनरावलोकन इन द सेंस कि जैसे देखो, मैंने उस दिन भी आप लोगों को समझाया था कि किसी कोर्ट ने क्या किया, अपना जजमेंट दे दिया, ठीक, लेकिन उसको बाद में पता चल रहा है कि जो सबूत और गवाह हमारे सामने पेश किए गए वो झूठे थे, या इसके अंदर हमको और भी ज्यादा एडिट करने की जरूरत है। तो जुडिशरी के पास ये अथॉरिटी होती है कि वो अपना जो फैसला है उसको एक बार फिर से देख सके, उसके अंदर अगर कुछ चेंजेस करने हैं तो वो कर सके। ऐसा नहीं कि एक बार फैसला दे दिया मतलब वो पत्थर की लकीर होगी, उसको आप चेंज नहीं कर सकते। तो ये वाली जो क्वालिटी है ये भी कहाँ से आई है? यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से आई है। यूएस कॉन्स्टिट्यूशन में भी सेम प्रोविजन है कि एक बार जजमेंट देने के बाद आप उसको डबल से देखने का काम कर सकते हो, अगर आपको ऐसा लगता है कि हमारे द्वारा सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट नहीं दिया गया। तो जुडिशियल रिव्यू भी हमने कहाँ से लिया है? यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। ठीक, नेक्स्ट आता है इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट। इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट। इम्पीचमेंट को क्या बोलते हैं भाई हिंदी में? जैसे प्रेसिडेंट को हटाने का अधिकार। जैसे प्रेसिडेंट अगर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अनुरूप काम नहीं कर रहा है तो हमारे देश की जो पार्लियामेंट है वो क्या कर सकती है? प्रेसिडेंट को हटाने का काम कर सकती है। कर सकती है कि नहीं? अभियोग, अभियोग या महाभियोग, जो भी कहना हो आप बोल सकते हो। तो प्रेसिडेंट, जैसे यूएस में भी सेम पावर है। पिछली बार डोनाल्ड ट्रंप को हटाया गया क्योंकि वहां की जनता के पास इतनी अथॉरिटी थी कि वो उसको हटा सके, और यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन में ये प्रोविजन है इम्पीचमेंट वाला। सेम टू सेम प्रोविजन हमारे देश में भी अप्लाई किया गया था। कहाँ से लाया गया था? यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से। लेकिन हमारे देश में अभी तक इम्पीचमेंट की प्रेसिडेंट के लिए जरूरत नहीं पड़ी है। ठीक, तो इम्पीचमेंट का मतलब क्या हो गया? प्रेसिडेंट को भी हम अपनी पोस्ट से हटाने का काम कर सकते हैं, और ये कहाँ से लिया है हमने? यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। क्लियर हुआ? आगे बढ़े। यस मैम। ठीक है, पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। हमारे देश में देखो, जब बनाया गया था तो गवर्नर बनाए हमने, गवर्नर जनरल बनाए हमने, वाइस राय बनाए। वाइस रॉय बनाए क्या, या वाइस गवर्नर जनरल? नहीं बनाए। इसी प्रकार से जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ तब हमने प्रेसिडेंट तो बनाए, लेकिन वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट हमारे देश में प्रेजेंट नहीं थी। तो इस पोस्ट को हमने, वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट को हमने कहाँ से लिया है? अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है, क्योंकि ये हमारे पास नहीं थी। तो वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट भी हमने कहाँ से ली है? अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से ली है। ठीक, एक और इम्पोर्टेंट चीज है जो हमें याद रखना है यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन के पर्सपेक्टिव से, रिमूवल ऑफ जजेस। कहाँ के? सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट। हाई कोर्ट के जज
और सुप्रीम कोर्ट के जज हटाने की शक्ति हमारे पास पार्लियामेंट के पास है। तो ये वाला जो प्रोविजन है वो भी हमने यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है कि यार सुप्रीम कोर्ट के जज और हाई कोर्ट के जज अगर हमारे संविधान के अनुरूप कार्य नहीं कर रहे हैं तो हम उनको हटा सकते हैं, या तो फिर वो सही से नहीं है, उनका थोड़ा सा दिमाग बिचक गया है, या तो फिर उनसे काम नहीं बन पा रहा है। तो इस प्रकार की प्रॉब्लम आने पर हम क्या कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस को हटाने का काम कर सकते हैं। क्लियर? यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से हमने ये 6 चीजें ली है और इनको हमको याद रखना है। वैसे तो ना और भी चीजें हैं, लेकिन जो एग्जाम में आती है, एग्जाम पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट है, हमको वो याद रखना है। फॉर एग्जाम्पल फंडामेंटल राइट्स, ये तो मोस्ट आईएमपी हो गया। फंडामेंटल राइट्स तो पूछे ही जाते हैं कि मूल अधिकार हमने किस देश के संविधान से लिए हैं, तो आपको पता होना चाहिए ये हमने अमेरिका के संविधान से लिए हैं। उसी प्रकार से एक ये भी पूछा जाता है कि वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट कहाँ से ली है, ये भी पूछा जाता है। कई बार ये भी पूछ लिया जाता है जुडिशियल रिव्यू के बारे में, जैसे कभी कोई केस चलता है सुप्रीम कोर्ट में तो वो करंट अफेयर्स का मैटर बन जाता है। अगर कोर्ट ने जुडिशियल रिव्यू लिया है तो एग्जामिनर क्या करता है, वही उठा के पूछ लेता है कि जुडिशियल रिव्यू हमने किस देश के कॉन्स्टिट्यूशन से अडॉप्ट किया है। ठीक, तो इस प्रकार से 3-4 चीजें हैं जो हमें अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन के पर्सपेक्टिव से याद रखनी है। हुआ क्लियर? हाँ या ना? हाँ मैम। यस मैम। ठीक, कोई परेशानी तो नहीं ना इनमें? नहीं मैम। ठीक है, चलो यूएस कॉन्स्टिट्यूशन हो गया। नेक्स्ट वन, अब हमने 3 देश के कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ लिया है। कौन से को पढ़ लिया है बेटा? एक हमने देख लिया, नहीं 2 ही देश के पढ़े हैं। एक तो अपना ही था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, हमने ब्रिटिश और यूएसए। ब्रिटिश और यूएस। यूएसए। ठीक है, अब हम देखते हैं आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से। आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन, आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या लिया है? आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से वैसे तो हमने 3-4 चीजें ली है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो एग्जाम में पूछी जाती है, जो हमने आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से ली है, वो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, नीति निर्देशक तत्व। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, नीति निर्देशक तत्व। ये नीति निर्देशक तत्व ही है जो हमने आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से लिए हैं और जो वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, क्योंकि अभी तक मैंने इसको बहुत सारी जगह पे देख लिया है कि नीति निर्देशक तत्व हमने किस देश से लिए है, और आयरलैंड के पर्सपेक्टिव से ये ज्यादा इंपॉर्टेंट बनता है क्योंकि हमने इसको आयरलैंड। नॉर्मली बच्चा क्या करता है, हाँ यार हमने यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से ज्यादा चीजें ली है और कहाँ से ली है, ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से ज्यादा चीजें ली है, तो हम क्या करते हैं आयरलैंड को छोड़ देते हैं। लेकिन आयरलैंड के बारे में अगर हम पूछे तो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज कि हमारे देश में जो पॉलिसीज है वो किस बेसिस पर बनेगी, तो बेस कौन तैयार करता है, हमारे देश के नीति निर्देशक तत्व तैयार करते हैं कि हमारे देश की जितनी भी पॉलिसी बनेगी वो किसको ध्यान में रखकर बनाई जाएगी। वो क्या होते हैं, नीति को निर्देशित करने वाले तत्व। नीति मतलब हमारी जितने भी पॉलिसीज हैं वो, और जिनको क्या करेंगे निर्देशक, हमारे जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए जाएंगे वो ये जो नीति निर्देशक तत्व है उनको ध्यान में रखते हुए बनाए जाएंगे। ठीक, तो ये हमने कहाँ से लिया है, आयरलैंड से लिया है। वैसे ही सेकंड चीज आयरलैंड से, ये तो याद रखना ही रखना, बाकी और कुछ याद रखो तो ठीक है, अच्छी बात है, आ गया तो कर लेना, अदरवाइज आते हैं नहीं। जैसे राज्यसभा में मेंबर्स का नॉमिनेशन,
नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स टू राज्यसभा। राज्यसभा में नॉमिनेशन को नामांकन बोलते हैं। ठीक है, नामांकन किसका? मेंबर्स का। कहाँ पे? राज्यसभा में। ठीक है, राज्यसभा में जो भी मेंबर्स रहते हैं उनको नामांकित किया जाता है। उसको कहाँ से करेंगे हम? तो मतलब किस देश से लिया गया है हमने? आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। ये भी याद रखने की कोशिश करना अगर याद रह जाए तो। नेक्स्ट, एक और इसमें इंपॉर्टेंट चीज है जो हमने वहां से ली है, प्रेसिडेंट का इलेक्शन किस प्रकार से होगा। ये भी हमने कहां से लिया है? आयरलैंड से लिया है। क्या है? मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट का इलेक्शन किस प्रकार से होगा, कौन उसमें पार्टिसिपेट करेगा, कौन उसमें पार्टिसिपेट नहीं करेगा, किस प्रकार से प्रेसिडेंट की पोस्ट डिसाइड होगी, किस प्रकार से कौन सी व्यक्ति को प्रेफरेंस दिया जाएगा, किस व्यक्ति को प्रेफरेंस नहीं दिया जाएगा, डायरेक्ट इलेक्शन होंगे या इनडायरेक्ट इलेक्शन होंगे, ये सारी चीजें हमने किस देश के कॉन्स्टिट्यूशन से ली है? आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से ली है। आयरलैंड में भी उसी प्रकार राष्ट्रपति का चुनाव होता है जैसे हमारे देश में होता है। तो हमको वहां के प्रेसिडेंट की चुनाव वाली प्रक्रिया अच्छी लगी तो हमने क्या किया था, उसको अपने देश में अडॉप्ट कर लिया। तो इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, एक ये भी याद रख लेना तो अच्छा रहेगा कि हमने प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन है, राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है, वो किस देश के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। तो आपको पता होना चाहिए ये हमने कहाँ से लिया है? आयरलैंड से लिया है। ठीक, आए समझ? चले आगे बढ़े। Yes, sir. ये सारी चीजें पूछने भी वाली हूं मैं अभी। चलिए नेक्स्ट आता है एक और इम्पोर्टेंट, कनाडा। कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या क्या चीजें ली है। कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने कौन सी चीजें ली। अब देखो बेटा, कनाडा से भी ना हमने बहुत सारी चीजें ली है, लेकिन चलो ठीक है, 2-4 चीजें तो लिखो, क्योंकि भरोसा नहीं रहता एग्जामिनर का कि वो कब कहाँ से कौन सी चीज को पूछ ले। जैसे कनाडा के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो हमने ली है वो है फेडरेशन। अच्छा एक बात बताओ, मैंने बताया था ये फेडरल स्कीम, संघीय व्यवस्था, ये हमने काय से ली थी बताओ? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। हाँ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। अब यहाँ पे सुनना थोड़ा सा, फेडरेशन विथ स्ट्रॉन्ग सेंटर। देखो अगर हम फेडरेशन की बात करें या संघीय व्यवस्था की बात करें तो वो तो हमारे देश में ऑलरेडी थी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के माध्यम से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने ऑलरेडी संघीय व्यवस्था को अपनाने का काम कर लिया था। लेकिन फिर यहाँ पे संघीय व्यवस्था का कैसी बात आई? एक मिनट बेटा, हाँ कॉल आ रहा है। हेलो, हाँ अम्मी, हाँ ठीक है बेटा, हाँ ठीक है मैं दे दूंगी। हाँ मम्मी ठीक है। हाँ अच्छा, मैं ना थोड़ी देर बाद बात करती हूँ, मैं ना क्लास ले रही हूँ अभी। ठीक, हाँ भाई, फेडरेशन विथ स्ट्रॉन्ग सेंटर। अब जब हमने फेडरेशन कहाँ से, फेडरल तो हमने ऑलरेडी था हमारे पास संघीय व्यवस्था, लेकिन कनाडा से क्या लिया हमने, इसके बाद ये पॉइंट ऐड हो गया इसके अंदर, विथ स्ट्रॉन्ग सेंटर। स्ट्रॉन्ग सेंटर इन द सेंस, देखो फेडरेशन क्या होता है? संघ। इसको भी मिला लिया, 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 और इन सबको मिलाकर हमने एक राष्ट्र का निर्माण कर लिया।
ठीक, तो ये क्या हो गया, हमारे पास एक संघ हो गया। लेकिन जब ऑलरेडी हमने सारे राज्यों को मिलाया है, तो क्या हम उनमें से किसी एक राज्य को बिल्कुल फुल अथॉरिटी दे सकते हैं क्या, कि हाँ भाई आप हेड बन जाइए और इन सारे राज्यों को कंट्रोल करने का काम करिएगा? कर सकते हैं हम ऐसा? नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते। ठीक, तो फेडरेशन तो हमने ले लिया था, लेकिन हमारे देश में फेडरेशन की नहीं, स्ट्रॉन्ग सेंटर की भी जरूरत थी। स्ट्रॉन्ग सेंटर इन द सेंस कि राज्य अपने अपने हिसाब से बने तो है, हमने अलग अलग राज्यों को मिलाकर बनाया तो है, लेकिन उसको कंट्रोल करने का काम कौन करेगी? इंडियन गवर्नमेंट करेगी। कौन करेगी? इंडियन गवर्नमेंट, या हमारी जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट ही इन सारे राज्यों को कंट्रोल करने का काम करेगी। अब आया समझ में? फेडरेशन हमने कहां से लिया? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर, जिसका सेंटर जो है, जिसका जो केंद्र है, वो क्या होना चाहिए? स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। वो हमने कहां से लिया है? कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। जैसे कनाडा में भी सेम प्रोसेस है, वहां के जो अलग अलग राज्य है उनने मिलकर कनाडा को निर्मित किया, लेकिन वहां की जो मेन अथॉरिटी है वो वहां की क्या है? पार्लियामेंट। वहां का जो संसद है वही वहां की कर्ता धर्ता है, उसके आगे कुछ नहीं। ठीक, तो फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर हमने कहां से लिया है? कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। याद रखना है ये सारी चीजें। कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से यही वाला क्वेश्चन आता है, क्योंकि और भी 3-4 चीजें हैं, लेकिन जो आता है वो बता रही हूँ कि फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर कहां से लिया है हमने? कनाडा से लिया है। एडवाइजरी jurisdiction of Supreme Court। एडवाइजरी jurisdiction ऑफ सुप्रीम कोर्ट। एडवाइजरी jurisdiction मतलब एडवाइस देना। ठीक, सुप्रीम कोर्ट के पास 3 प्रकार के jurisdiction होते हैं। जैसे ओरिजिनल jurisdiction होता है, अब इसको बता दिया जाए, वैसे सुप्रीम कोर्ट के पास 3 jurisdiction होता है। एक तो हो गया ओरिजिनल, एक होता है अपील, और एक होता है एडवाइजरी। एडवाइजरी तो सुप्रीम कोर्ट के पास अगर अपन उसकी जुरिडिक्शन की बात करें कि किस प्रकार के मैटर में वो अपना दे सकता है निर्णय, तो 3 प्रकार के मैटर्स में दे सकता है। एक तो होता है ओरिजिनल, इसको तो वो कोई से छीन ही नहीं सकता, कोई इससे नहीं छीन सकता। एक होता है अपील कि हाँ यार अब कोई नहीं सुन रहा है तो अपन क्या कर दो, अपनी तरफ से अपील कर दो। जैसे हम लेजिस्लेचर के पास अपील कर दे, एग्जीक्यूटिव के पास अपील कर दे, बिल्कुल ऐसा। और एक होता है एडवाइजरी। एडवाइजरी इन द सेंस अगर प्रेसिडेंट ने बोला कि हमें इस विषय पर आपके विचार चाहिए, सुप्रीम कोर्ट को बोला, तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, अपने विचारों को दिया, लेकिन प्रेसिडेंट उन विचारों को मानने के लिए बाध्य नहीं है। आया समझ में? प्रेसिडेंट ने बोला कि हाँ भाई, सुप्रीम कोर्ट के मेन जो चीफ जस्टिस है उनसे बोला कि हाँ भाई ये मैटर है, आप इसके ऊपर अपनी राय दीजिए। अब क्या करा सुप्रीम कोर्ट ने? पूरा का पूरा मैटर पढ़ा, पूरा का पूरा मैटर समझा, और उसके उस हिसाब से रिपोर्ट बनाकर किसको दे दी? प्रेसिडेंट को दे दी। लेकिन ये जो प्रेसिडेंट है ये बाइंडिंग नहीं है, बाध्य नहीं है इस सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मानने के लिए। तो इस प्रकार के जो जुरिडिक्शन है वो हमने किस कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है? कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। आया समझ में? हाँ या नहीं? यस मैम। ठीक है, बोर तो नहीं लग रहा बेटा? आ रहा मजा? यस मैम, सब समझ आ रहा है, बोर नहीं लगा। हाँ, दिमाग के ऊपर से तो नहीं जा रहा, ऐसा बता देना। नहीं। चलिए ठीक है। एडवाइजरी जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ये भी लिया हमने कहां से? कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया। नेक्स्ट वन,
और भी कुछ कुछ लिया है हमने। तो एक स्टूडेंट से लिया था लोकपाल का, हाँ जी, लोकपाल का क्या? जो लोग स्टूडेंट से लिया गया था उसकी जो उपाधि रहती लोकपाल की। मैं समझ नहीं पा रही हूँ आप क्या बोल रहे हो, फिर से बोलो। मैम जो लोकपाल का जो पद होता है हाँ मैम वो स्टूडेंट से लिया गया था ना। अच्छा, हाँ 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 ठीक है, आ रहे हैं अपन उस पे भी अभी। ठीक है, अभी अपने पास 10-11 अपन को वो पढ़ना है बेटा, कंट्रीज। उसके अंदर अभी सारी चीजें आ जाएगी कि हमने कहाँ से कौन सी चीजें ली। ठीक है, चलो। यस मैम। स्ट्रॉन्ग सेंटर हो गया, ज्यूरिडिक्शन भी हो गया। ठीक, अब हम देख रहे हैं कि गवर्नर की जो अपॉइंटमेंट है, गवर्नर की अपॉइंटमेंट कौन करता है? हमारे देश का वो प्रेसिडेंट करता है। ठीक है, गवर्नर की अपॉइंटमेंट किसके द्वारा की जाएगी? सेंटर के द्वारा, ना कि स्टेट के द्वारा। किसके द्वारा? सेंटर के द्वारा। और सेंटर में कौन आ गया हमारा? प्रेसिडेंट आ गए, प्राइम मिनिस्टर आ गए, कैबिनेट मिनिस्टर्स आ गए। तो गवर्नर होता तो राज्य का अधिकारी है, लेकिन उसको अपने पद पर आसीन करने का काम किसके द्वारा किया जाता है? केंद्र सरकार के द्वारा किया जाता है। तो केंद्र सरकार के द्वारा गवर्नर को अपॉइंटमेंट करने का काम किसके द्वारा, कहाँ से लिया गया है? कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। ठीक, नेक्स्ट वन, रेसिडुअल पावर। किसको दी जाएगी? सेंटर को दी जाएगी। जैसे देखो, हमने देखी थी 3 प्रकार की लिस्ट। 3 प्रकार की लिस्ट का उल्लेख किस शेड्यूल में है? कौन सी अनुसूची में है? 7वीं अनुसूची। ठीक, उसके अंदर 3 प्रकार की लिस्ट की बात की है हमने, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। अब भैया यहाँ पर आ गई यूनियन लिस्ट, यहाँ पर आ गई स्टेट लिस्ट और यहाँ पर आ गई कॉन्करेंट लिस्ट। ठीक, अब इसने अपने रूल्स एंड रेगुलेशन बना दिए, इसने अपने रूल्स एंड रेगुलेशन बना दिए, और जो बच गए सब्जेक्ट उसने अपने रूल्स एंड रेगुलेशन बना दिए। लेकिन कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर भी लिमिटेड ही सब्जेक्ट्स होंगे, मेंशन होंगे। जैसे मैंने बताया था कि कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर भी कितने सब्जेक्ट है? अभी 52 सब्जेक्ट्स है। लेकिन क्या 52 सब्जेक्ट्स ही सफिशिएंट है क्या सारे मैटर्स को डिसाइड करने के लिए? ऑफ कोर्स नहीं है। अगर कोई नया मैटर निकल के आया और हो सकता है उस सब्जेक्ट का उल्लेख कॉन्करेंट लिस्ट में भी ना हो, स्टेट लिस्ट में भी ना हो और यूनियन लिस्ट में भी ना हो, तो उस सब्जेक्ट के ऊपर रूल्स एंड रेगुलेशन बनाने का अधिकार किसके पास रहेगा? ये बताता है हमारा रेसिडुअल पावर। मतलब जो बची हुई शक्तियां हैं, बची हुई जितनी भी जिम्मेदारियां हैं, वो निभाने का काम कौन करेगा? सेंटर करेगा। आया समझ में? यूनियन लिस्ट से कुछ सब्जेक्ट बच गए, कुछ सब्जेक्ट स्टेट लिस्ट से बच गए, और अगर कॉन्करेंट लिस्ट से भी बच गए तो उन सारी शक्तियों में मतलब जितनी भी रेस्ट ऑफ द पावर है, जितनी भी बचे हुए नियम और कानून है, उन सबको बनाने का अधिकार किसके पास रहेगा? केंद्र सरकार के पास रहेगा, ना कि राज्य सरकार के पास। ठीक है, आया समझ? इसके अंदर का कौन से सब्जेक्ट आएगा? देखो, शक्तियों रेसिडुअल पावर के अंतर्गत किसके अंदर पूछ रहे हो बेटा? जैसे देखो, कई बार ऐसा होता है कि हमने बहुत सारी तैयारियां कर ली कि हाँ भाई इस सब्जेक्ट पे ये मैटर बना लेंगे, इस सब्जेक्ट को ये संभालने का काम कर देगा। लेकिन कई बार ऐसी चीजें होती है जो एकाएक आती है, अचानक आती है। तो उस प्रकार से अगर अचानक से किसी रूल्स एंड रेगुलेशन को बनाने की बात आती है तो सेंटर बनाने की काम करेगी। रेसिडुअल पावर कहीं पर भी क्लियरली मेंशन नहीं है कि ये शक्ति, अगर क्लियरली मेंशन होता तो आप उसको यूनियन लिस्ट में डाल देते, या तो स्टेट लिस्ट में डाल देते, या तो फिर कॉन्करेंट लिस्ट में डाल देते ना। हमको सेंटर को इतनी जिम्मेदारी देने की जरूरत ही नहीं पड़ती। लेकिन वो ऐसी शक्तियों पे सेंटर के पास अधिकार है कि वो अपने नियम बना सके जो एकाएक आते हैं। अचानक से अगर किसी प्रकार के सब्जेक्ट पर, मैटर पर रूल्स एंड रेगुलेशन बनाने की जरूरत पड़ती है, या
वो सब्जेक्ट जो यूनियन, स्टेट और कॉन्करेंट तीनों लिस्ट से छूट गए हैं तो उनके ऊपर नियम कानून बनाने का अधिकार रहेगा केंद्र सरकार के पास। आया समझ? क्लियरली मेंशन नहीं है कि ये अधिकार है और इनके ऊपर केंद्र सरकार ही बनाएगी। ठीक, छूट गए हैं तो उनको यूनियन लिस्ट में क्यों नहीं डालते हैं? अगर सेंट्रल कोई उस पर पावर है तो उनको यूनियन लिस्ट में क्यों नहीं डालते हैं? यूनियन लिस्ट में डाल दिया मान लो, अगर वो मैटर एक बार आया है, लेकिन हो सकता है वो वाला मैटर डबल से आई ना, तो फिर यूनियन लिस्ट को बढ़ा के क्यों फायदा है? अगर अपन बहुत सारी चीजें जैसे घर में शादी वगैरह होती है, हम सारे सब्जेक्ट या हम क्या करते हैं, सारा काम एक दूसरे को बांट देते हैं, लेकिन तब भी एंड टाइम पे कुछ ना कुछ छूटता ही है। क्या हम सारी चीजें A to Z सारी चीजें हर व्यक्ति को बांट सकते हैं क्या? बताइए। तो बस जो उनमें से छूट गया है, कोशिश यही रहती है कि यूनियन कर ले सरकार, केंद्र सरकार नियम कानून बना दे, राज्य सरकार बना दे, जो बच गए हैं उसके ऊपर वो संघीय सूची में जो है वो बन जाए। लेकिन फिर भी अगर कुछ बच जाता है तो उसको ऊपर नियम और कानून बनाने का अधिकार रहेगा केंद्र सरकार के पास। ठीक है, चलिए इतना आपको याद रखना है किसके पर्सपेक्टिव से, कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पर्सपेक्टिव से। जो जो इम्पोर्टेंट था वो मैंने बता दिया कि हाँ भाई फेडरेशन तो ठीक है, ये हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से लिया, लेकिन उसका एक स्ट्रॉन्ग सेंटर होना चाहिए, ये हमने कहाँ से लिया, कनाडा से लिया। सुप्रीम कोर्ट के पास एडवाइस करने की शक्ति है, ये कहाँ से ली, कनाडा से ली। गवर्नर की अपॉइंटमेंट जो है वो केंद्र सरकार के द्वारा की जाएगी, ये भी हमने कनाडा से लिया। और जो सब्जेक्ट बच गए हैं जिनके ऊपर कोई भी नियम कानून नहीं बने हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन, उनके ऊपर नियम कानून बनाने का अधिकार किसके पास होगा, केंद्र सरकार के पास होगा। ठीक, नेक्स्ट वन। अब हम देखते हैं ऑस्ट्रेलिया का कॉन्स्टिट्यूशन। ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज ली है वो है, जो मैं शुरू में लिखा रही हूँ वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीजें हैं जो हमने कॉन्स्टिट्यूशन से ली हुई है और जो एग्जाम में आती भी है। ठीक, जैसे ऑस्ट्रेलिया से हमने क्या ली है, एक कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट कहाँ से ली है हमने, ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से ली है। अब मैं कॉन्करेंट लिस्ट समझाने की तो जरूरत नहीं है ना, पता है ना, जिसके ऊपर राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों ही नियम कानून बना सकती है, वो क्या कहलाती है, कॉन्करेंट लिस्ट कहलाती है। समवर्ती सूची, समवर्ती सूची, ठीक है। समवर्ती सूची हमने कहाँ से ली है, ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से ली है। और एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, जॉइंट सेटिंग। जॉइंट सेटिंग, जॉइंट सेटिंग काय में होती है, क्या होती है, पता है, कुछ आइडिया है? किसी को कुछ पता है? संयुक्त अधिवेशन, दोनों सभा का, दोनों सभा का संयुक्त अधिवेशन। संयुक्त अधिवेशन, राइट, संयुक्त बैठक। अब कई बार ऐसा होता है कि लोकसभा ने कोई बिल पास किया, लेकिन राज्यसभा को उसकी कोई भी चीजें पसंद नहीं आ रही। राज्यसभा ने उसके अंदर संशोधन किया अपने हिसाब से, लेकिन वो चीज लोकसभा को पसंद नहीं आ रही। तब ऐसे मैटर में तो वो बिल पास ही नहीं हो पाएगा ना। अगर दो व्यक्ति है, दोनों की प्रॉपर सहमति नहीं है, तो उसके ऊपर कानून बनाने का काम किस प्रकार से किया जाएगा? तो इस अवस्था में क्या करते हैं, हम एक संयुक्त बैठक बुलाने का काम करते हैं। संयुक्त बैठक वो होती है जहाँ पे लोकसभा के मेंबर्स और राज्यसभा के मेंबर्स दोनों ही प्रेजेंट रहते हैं।
इस जॉइंट सेटिंग को या संयुक्त बैठक को बुलाने का काम कौन करता है? अब देखो, अब दो पार्टी है, लोकसभा, राज्यसभा, ये है मैटर, यहाँ भाई यहाँ पर ऐसा होना चाहिए, लेकिन ये कुछ बोल रहा है, ये कुछ बोल रहा है। अब मानना तो दोनों को नहीं है, तो इस मैटर पर डिसाइड कैसे होगा? इस मैटर पर डिसाइड करने के लिए अब रोल आएगा प्रेसिडेंट का। प्रेसिडेंट क्या कर, अब देखो इन दो, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट, तीनों से मिलकर ही क्या बनती है? पार्लियामेंट बनती है। अब जब पार्लियामेंट के 3 अंगों में से 2 अंगों के बीच में मतभेद है, तो तीसरा मेंबर आता है सामने और वो क्या करता है? तीसरा मेंबर इन द सेंस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट सामने आएगा और वो क्या करेगा? संयुक्त बैठक बुलाने का काम करेगा। किसकी किसकी? राज्यसभा की और लोकसभा की। तो ये क्वेश्चन भी आता है कि जॉइंट सेटिंग को बुलाता कौन है? तो कौन बुलाता है? प्रेसिडेंट, या हमारा जो राष्ट्रपति है वो संयुक्त बैठक को बुलाने का काम करता है। आया समझ? अब बुलाने का काम तो प्रेसिडेंट ने कर दिया। अब बात आती है कि राज्यसभा भी लड़ रही, लोकसभा भी लड़ रही। अब वहां पर उसको नेता बनने का काम कौन करेगा? वहां पर उस मीटिंग को या उस सेटिंग को गाइड करने का काम या हेड करने का काम कौन करेगा? तो वहां पर जॉइंट सेटिंग को हेड करने का काम कौन करता है? लोकसभा का स्पीकर। इसको आप नोट डालकर कहीं पर लिख लीजिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे 3 क्वेश्चन प्रिपेयर होते हैं। एक तो जॉइंट सेटिंग का प्रावधान हमने किस देश से लिया है? ऑस्ट्रेलिया से लिया है। जॉइंट सेटिंग या संयुक्त बैठक को बुलाने का काम कौन करता है? आपको आ सकता है लोकसभा अध्यक्ष करता है, राज्यसभा अध्यक्ष करता है, प्रधानमंत्री करता है, राष्ट्रपति करता है। तो आपको पता होना चाहिए संयुक्त बैठक को बुलाने का काम कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। संयुक्त बैठक को हेड करने का काम कौन करता है? एक क्वेश्चन ये आता है कि संयुक्त बैठक को हेड करने का काम कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष करता है, लोकसभा स्पीकर। लोकसभा स्पीकर क्या करता है? जॉइंट सेटिंग को हेड करने का काम करता है। क्लियर हो गया? नोट डाउन। जॉइंट सेटिंग ऑफ 2 हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट। लिख पा रहे हो ना? कोई परेशानी तो नहीं? हो गया बेटा लिख के? यस मैम। ठीक है, इसको भी नोट डाउन करके लिख लिया। जॉइंट सेटिंग को बुलाने का काम राष्ट्रपति करता है और हेड करने का काम कौन करता है? स्पीकर करता है। इसमें नॉर्मली कंफ्यूज होता है बच्चा कि हाँ भाई बुला, लोकसभा का अध्यक्ष लेगा, हेड कौन कर देगा? प्रेसिडेंट कर देगा, लेकिन ऐसा होता नहीं। हेड करने का काम कौन करेगा? लोकसभा का अध्यक्ष करेगा। ठीक, इसको याद से लिख लेना, नोट डाउन करके, क्योंकि ये क्वेश्चन आता है। आपने अभी तक कोई पॉलिटी के क्वेश्चन वगैरह लगाए कहीं पर भी, या कहीं देखे होंगे कोई एग्जाम में या कहीं पे? क्यों भाई, किसी को नहीं मिले क्या? या एग्जाम में कभी ऐसे टेस्ट पेपर या इस प्रकार की कोई चीजें लगाई ही नहीं? आदर्श मैम बस पढ़ा हुआ है, क्वेश्चन नहीं लगा है अभी तक। अच्छा, सिर्फ पढ़ा है और क्वेश्चंस देखे भी नहीं आप लोगों ने? यस मैम। मैम क्वेश्चन नहीं मैम। पढ़ते हैं। तो कब देखोगे बेटा? एक आध दिन देखो, किसी कंपटीशन एग्जाम को का पेपर एनालिसिस करो कि उसके अंदर पॉलिटी के किस लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं। मैं जो पढ़ा रही हूँ वो क्वेश्चंस आ भी रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, आपसे बन रहे हैं कि नहीं बन रहे। आप सेल्फ एनालिसिस कब करोगे? पढ़ने से कुछ नहीं होगा जब तक आप क्वेश्चन नहीं लगाओगे।
ऐसा पढ़ा वाला तो कितनी बार पढ़ लो और याद नहीं रहने वाला है, लेकिन जब तक आप देखोगे नहीं कि हाँ यार याले एग्जाम में पॉलिटी का ये वाला क्वेश्चन आया, जैसे हमने प्रीएम्बल पढ़ा तो प्रीएम्बल के कितने क्वेश्चन आए हैं, किस प्रकार से क्वेश्चन आए हैं, वो क्वेश्चन आए हैं कि नहीं जो हमने पढ़े हैं। इस प्रकार से आपको क्या करना चाहिए, एनालिसिस करना चाहिए। तो कल सब लोग क्या करेंगे, एक एक पेपर देख के आएंगे और ये देखेंगे कि उसमें पॉलिटी के कौन से क्वेश्चन आए हैं, कितने क्वेश्चन आए हैं, हमने जो पढ़ा उसमें से एक आध आया है क्या। देखो अभी तक हमने बहुत ज्यादा तो नहीं पढ़ा, लेकिन बहुत ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो हमने पढ़ लिया है। अब हमको सिर्फ आर्टिकल पढ़ने के रह गए, अदरवाइज कुछ भी नहीं। अब हमको सिर्फ आर्टिकल पढ़ते जाना है कि हाँ भाई इस आर्टिकल में क्या है, और कुछ भी नहीं है हमारे पास पढ़ने का, क्योंकि हमारा जो बेस था, हमारा जो मोटा मोटा जो टॉपिक रहते हैं वो हमने सारे के सारे कवर कर लिए जहां से क्वेश्चंस आते हैं। तो अब आप लोग क्या करोगे, सबसे पहले क्वेश्चन पेपर उठाओगे और उसके अंदर देखोगे कि पॉलिटी के किस प्रकार से कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, ये काम कल करके बैठोगे। वैसे भी कल छुट्टी है, कॉलेज वगैरह जाना नहीं है आप लोगों को, हाँ या नहीं? यस हम कर लेंगे। ठीक है, एक आध कोई क्वेश्चन भी बताना फिर कि किस प्रकार से क्वेश्चन आया था। ठीक है, नोट करके लाना कि आपने किस प्रकार के क्वेश्चन को देखा अपने एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। कहाँ पे थे भाई हम? चलो ऑस्ट्रेलिया पे थे। एक तो हमने ले ली समवर्ती सूची, एक ले लिया हमने जॉइंट सेटिंग। ठीक है, संयुक्त बैठक, और हमने लिया है यहाँ पे फ्रीडम काय की। ट्रेड, कॉमर्स, एंड इंटरकोर्स। ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स, फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स। फॉर एग्जाम्पल, हमारे देश में हम जैसे एमपी में रहते हैं, तो क्या हमारे पास अधिकार है कि गुजरात जाकर हम अपनी किसी भी प्रकार की इंडस्ट्री को एस्टेब्लिश कर सकते हैं? यस मैम है ना हमारे पास अधिकार। ये ऐसा तो नहीं है कि यार एमपी का हाँ। व्यक्ति सिर्फ एमपी में ही रहेगा, ऐसा नहीं है। नहीं मैम। बिल्कुल उसी प्रकार से ये जो फ्रीडम ऑफ ट्रेड है, कॉमर्स है, इंटरकोर्स है, तो ये सब हमने कहाँ से लिया है? ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। ट्रेड मतलब हमको किसी प्रकार की इंडस्ट्री स्टैब्लिश करना है, कॉमर्स मतलब हमको यहाँ का सामान ले जाके कहीं बेचना है। ऐसा तो है नहीं कि एमपी का व्यक्ति, एमपी में जो आम हो रहे हैं वो सिर्फ एमपी के व्यक्ति खाएंगे। नागपुरी जो आम है, नागपुरी बेर है, ये सब चीजें बाहर से आके हमारे देश में बिक रही है और वही दाम पे बिक रही है जो वहां पर बिकती है। ठीक, हमारे पास इतनी स्वतंत्रता है कि हम एक राज्य से दूसरे राज्यों में बिना, अब ऐसा तो नहीं है कि मुझे एमपी से महाराष्ट्र में जाना है तो मुझे वीजा लगेगा, नहीं लगेगा ना, हमको बस ट्रेन की टिकट लगेगी, इसके अलावा तो और कुछ लगेगा नहीं। तो बिल्कुल हमको आवाजाही की भी स्वतंत्रता, हमारे पास जितने भी यातायात के संसाधन है उसके माध्यम से हम एक राज्य से दूसरे राज्यों में जाने की स्वतंत्रता, हमारे देश के एक छोर से दूसरे छोर तक अगर हमको बसना है, वहां जाकर जॉब करना है या घूमने जाना है, तो उसके लिए हमें किसी भी प्रकार की न स्टेट गवर्नमेंट की परमिशन की जरूरत है न सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन की जरूरत है, क्योंकि हमारे पास ये अथॉरिटी है। और ये जो है वो हमने कहाँ से लिया है? ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। ठीक है, क्लियर? आगे बढ़े। प्रस्तावना की भाषा भी इसी से ली है। प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया, प्रस्तावना की भाषा पता नहीं यार, ये इसमें ना मैं क्लियर नहीं हूँ इसी से ली है या नहीं। तीन है प्रस्तावना ली है उधर अमेरिका से, प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से, और प्रस्तावना की
कुछ शब्द हैं जैसे एकता, अखंडता और धर्मनिरपेक्ष तीन वर्ड, हाँ, तो वहाँ से लिए फ्रांस से। देखो अब प्रियम्बल में बहुत सारी चीजें हैं, जैसे उसमें जो शब्द आते हैं लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, ये तो हमने फ्रेंच से ले लिए हैं। तो बिल्कुल उसी प्रकार से हो सकता है कि ऑस्ट्रेलिया से हमने उसकी भाषा ले ली हो, कि ऑस्ट्रेलिया से हमने सब प्रस्तावना की भाषा ली है। आता होगा क्वेश्चन, मैंने नहीं देखा, इसकी वजह से शायद मैंने बताया नहीं। हमने देखा सिर्फ इतना है कि प्रस्तावना हमने किस देश के कॉन्स्टिट्यूशन से ली है, तो वो मैंने प्रॉपर्ली आपको बताया। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने इतनी चीजें ली है जो इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट वन, जर्मनी। जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन को वीमार कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं। कभी आ जाए आपके पास कि वीमार क्या है, तो ये किसका नाम है? जर्मनी का वीमार कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी। आज आपके सर आपकी क्लास लेने वाले थे, लेकिन उनका जरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, इसीलिए आज उनकी क्लास नहीं हो पाएगी। ठीक, जर्मनी से हमने सिर्फ एक चीज ली है जो इम्पोर्टेंट भी है बहुत ज्यादा, वो हमने ली है कि जब इमरजेंसी लगेगी हमारे देश में, ठीक, जब हमारे देश में 356 आर्टिकल के तहत, 359 आर्टिकल के तहत या 360 आर्टिकल के तहत अगर हमारे देश में आपातकाल घोषित होता है, तब हमारे जो मूल अधिकार है वो अपने आप ही स्थगित कर दिए जाएंगे। हमने पढ़ा मूल अधिकार अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। मूल अधिकार कि मूल अधिकार के लिए तो हमारे पास सुप्रीम कोर्ट हमको रिट जारी कर सकती है यार, हम तो सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हैं, हम तो हाई कोर्ट के पास जा सकते हैं डायरेक्टली। लेकिन अगर उस टाइम हमारे देश में आपातकाल वाली स्थिति है, तब हमारे जो मूल अधिकार है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाते हैं? सस्पेंड हो जाते हैं। और ये वाली जो क्वालिटी है ये हमने कहाँ से ली है? वीमार कॉन्स्टिट्यूशन या जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन से ली है। फॉर एग्जाम्पल, अब हमारे देश में आपातकाल लगा, दूसरे देश वाले हम पे हमला कर रहे हैं, हम लोगों को बोल रहे हैं कि तुम घर पे रहो, तुम घर पे रहो, लेकिन अब घर वाले लेकिन लोग बाग मान ही रहे, लोग बाग बोल रहे हमारे पास तो घूमने का अधिकार है, ये हमारे मूल अधिकारों के अंतर्गत आता है। तो ये तो गलत चीज हो गई ना। तब तो वही बात हो गई कि सेंटर का कोई कंट्रोल ही नहीं है। तो जब इस टाइप की इमरजेंसी वाली सिचुएशन आती है, तब हमारी जो मूल अधिकार है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाते हैं? सस्पेंड हो जाते हैं। तब अगर आप घर के बाहर निकले और पुलिस ने आपको पकड़ के 2-4 मार दिए, या तो फिर आपको पकड़ के घर में कर दिए, तो आप सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं जा सकते कि हमारे पास हमारे मूल अधिकारों का हनन हुआ है। आया समझ में? क्या है यहाँ पर इसका मतलब? कि जब हमारे देश में इमरजेंसी वाली सिचुएशन होगी, तब हमारे मूल अधिकार ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे? सस्पेंड हो जाएंगे। सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी। सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग इमरजेंसी। ठीक, आगे समझ में ये, जब हमारे देश में आपातकाल वाली स्थिति होगी, आपातकाल, तब हमारे मूल अधिकार अपने आप ही क्या हो जाएंगे? स्थगित हो जाएंगे। ये सबसे ज्यादा तीनों टाइप की इमरजेंसी है इसमें। हाँ, तीनों टाइप की इमरजेंसी है, चाहे वो प्रेसिडेंट रूल हो। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा प्रेसिडेंट रूल। प्रेसिडेंट रूल का बेटा ऐसा है कि हमारे पास ये अधिकार है कि या तो वो पूरे देश में लगाया जा सकता है, या तो फिर किसी एक राज्य पे लगाया जा सकता है। तो जिस राज्य में लगा है वहां की सस्पेंशन होगी, जिस राज्य में नहीं लगा है वहां पर उसको क्यों स्थगित किया जाएगा? तो तीनों प्रकार की इमरजेंसी, जैसे देखो जो 360 है फाइनेंशियल इमरजेंसी, वो तो अभी तक हमारे देश में लगी नहीं है, तो उसकी तो बात ही हटा दो। लेकिन हमारी जो नेशनल इमरजेंसी है,
आर्टिकल 356 के अंतर्गत, वो हमारे देश में लगी है। फॉर एग्जांपल जब इंडिया पाकिस्तान वॉर हुआ था 1965, इंडिया चाइना वॉर हुआ था 1962, इस टाइम पे आपातकाल को घोषित किया गया था। तब हमारे देश की सरकारों ने, हमको कुछ नहीं करना पड़ा, वहां की जो मूल अधिकार है वो व्यक्तियों के अपने आप ही स्थगित हो गए थे। ये ऑटोमेटिकली होता है, इसको कोई करता नहीं है। और ये वाली क्वालिटी जो है वो हमने जर्मनी से ली है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब हम देख रहे हैं सोवियत कॉन्स्टिट्यूशन। सोवियत कॉन्स्टिट्यूशन किसको बोला जाता है? रशिया। जब हमारा देश बना था, रशिया को, हाँ, जब हमारा देश बना था 1947 में, तब रशिया अलग नहीं था, तब वो क्या कहलाता था? सोवियत यूनियन कहलाता था। ठीक, तो इसीलिए बुक में क्या मेंशन होता है? सोवियत यूनियन मेंशन होता है, न कि रशिया। कई बार सोवियत यूनियन के बाजू में क्या लिखा रहता है? रशिया भी लिखा रहता है। तो अगर आपको आया सोवियत यूनियन, तो वो क्या हो गया? अपना रशिया हो गया। क्या हो गया हमारा? सोवियत यूनियन, सोवियत कॉन्स्टिट्यूशन। सोवियत कॉन्स्टिट्यूशन को USSR बोला जाता था। ठीक, अब ये क्या हो गया है? USSR अब नहीं बोला जाता, अब क्या बोला जाता है? रशिया। अब वो रशिया हो गया। राइट, नाउ वो 15 देशों में टूट गया। हाँ, 15 देशों। कब टूटा था USSR का विक्टर? 1991। करेक्ट, वेरी गुड। 1991 में सोवियत यूनियन क्या हुआ था? टूटा था, उससे रशिया, और इस प्रकार से अलग अलग देश बने थे। इसका भी सन पूछा जाता है कई बार कि USSR कब विघटित हुआ था, किस सन में विघटित हुआ था। ठीक है, तो अब रशिया देखते हैं हम। रशिया से हमने क्या लिया है? बहुत इंपॉर्टेंट चीज, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज वहां से ली है हमने, मूल कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज या मूल कर्तव्य को हमने कहां से लिया है? रशिया से लिया है। ये आप लोग मोस्ट IMP करके याद रखिए। कुछ चीजें हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल वो पूछ लेता है मूल अधिकार कहाँ से लिए, मूल कर्तव्य कहाँ से लिए है, प्रेसिडेंट की पोस्ट कहाँ से ली है, फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर कहाँ से ली है, जॉइंट सेटिंग कहाँ से ली है। इस प्रकार से ऐसे कुछ कॉमन क्वेश्चन है जो एग्जामिनर बार बार हर एग्जाम में पूछता है। ठीक, तो फंडामेंटल ड्यूटीज का भी आपको याद रखना है कि मूल कर्तव्य हमने रशिया से या USSR से लिए हैं। और हमने लिया है आइडल्स ऑफ, हमने 3 प्रकार के जस्टिस पढ़े थे प्रीएम्बल में। कौन से थे बताइए? अरे प्रीएम्बल पढ़ा था हमने, उसमें हमने 3 प्रकार के न्याय की बात करी थी। आदर्श बताओ जल्दी से। सोशल, इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल। करेक्ट, सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल। तो जब हमने न्याय की बात करी थी तो सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल, तो ये वाले जो न्याय की बात है वो हमने कहाँ से ली है? सोवियत कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। मतलब आइडल्स ऑफ जस्टिस इन द प्रीएम्बल, प्रस्तावना के अंदर अगर हमने 3 प्रकार की न्याय की बात की है तो वो हमने कहाँ से लिया है? USSR या रशिया से लिया है। आया समझ? USSR से हमने 2 ही इंपॉर्टेंट चीज ली है। इंपॉर्टेंट की बात करें तो एक तो मूल कर्तव्य याद रखना है आपको, और न्याय याद रखना है। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। काहे में वर्णित है? प्रीएम्बल में वर्णित है। और कहाँ से लिए है? USSR से लिए या रशिया से लिए। नेक्स्ट वन, फ्रेंच। फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक, फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या लिया है? फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से हमने लिया है
प्रीएम्बल में हमने पढ़ा था आइडल्स ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटरनिटी। मुझे नहीं लगता मुझे इनको डबल से समझाने की जरूरत है, क्योंकि मैंने जब प्रीएम्बल पढ़ाया था तब आपको इसको बहुत अच्छे से समझाया था। क्लियर है ना? आगे बढ़े। लिबर्टी क्या होती है, समता, बंधुता, ये सारी चीजें मैं बहुत अच्छे से आपको समझा चुकी हूँ। और एक चीज ली है हमने इससे, रिपब्लिक या गणतंत्र। स्वाति बताओ रिपब्लिक क्या होता है? मैम रिपब्लिक यानी कि जनता को हक रहता है कि वो किसको चुने, यानी कि बहुत फ्री रहता है सब। आदर्श? मैम अपने प्रशासनिक अध्यक्ष को चुन सकते हैं, चुनने का अधिकार। राइट। हमारे Yes, पास ma'am. एक इलेक्टेड हेड रहेगा, मतलब हेड होना चाहिए, चाहे वो डायरेक्टली इलेक्टेड हो या इनडायरेक्टली इलेक्टेड हो। लेकिन हमारे पास जैसे अब हमारे पास क्या है, राष्ट्रपति। हमारे पास राष्ट्रपति का चुनाव डायरेक्ट इलेक्शन के माध्यम से होता है क्या? नहीं होता, इनडायरेक्ट होता है। ठीक, प्रत्यक्ष नहीं होता, अप्रत्यक्ष होता है, लेकिन होता तो है। तो रिपब्लिक मतलब हमारे पास क्या रहेगा, एक हेड रहेगा, उसका वो क्या रहेगा, निर्वाचित रहेगा, चाहे वो डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली हो। निर्वाचित हेड या हमारा जो इलेक्टेड हेड है वो रहता है। तो ये क्या कहलाएगा, हमारा रिपब्लिक। तो ये हमने फ्रेंच के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया था। नेक्स्ट वन, साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने लिया है, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ली है हमने साउथ अफ्रीका से, वो है अमेंडमेंट। अमेंडमेंट मतलब क्या होता है, संशोधन। संशोधन हमने कहां से लिया है, साउथ अफ्रीका से लिया है। फॉर एग्जांपल अब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था 365 आर्टिकल्स, 8 शेड्यूल्स थी और एक प्रीएम्बल था, लेकिन क्या उतने के उतने से ही हमारा देश आगे तक चल सकता था क्या? नहीं चल सकता था। इसीलिए संविधान संशोधन को अपनाना जरूरी था। कई बार वो चीजें वैसी की वैसी नहीं रहती, हमको हमारे सामाजिक परिवेश के अनुसार उसको बदलना पड़ता है। तो हमने संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया को अपनाया, लेकिन वो कहाँ से अपनाया है, साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन से अपनाया है। तो ये आपको याद ही रखना है कि हमने अमेंडमेंट या संशोधन कहाँ से लिया है, साउथ अफ्रीका से लिया है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है साउथ अफ्रीका के पर्सपेक्टिव में, ठीक, कि हमने अमेंडमेंट या संशोधन का प्रावधान कहां से लिया है, साउथ अफ्रीका से लिया है। राज्यसभा के मेंबर्स का इलेक्शन, ऑफ राज्यसभा। राज्यसभा में मेंबर्स का इलेक्शन किस प्रकार से होगा, कौन वोट देगा, कौन वोट नहीं देगा, किसको नॉमिनेट किया जाएगा, किसको नॉमिनेट नहीं किया जाएगा, इस प्रकार से सारी चीजें कहां से ली है, साउथ अफ्रीका से ली है। एक बचा है लास्ट, जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन। जापान से भी हमने एक चीज ली है, जापान। जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन, जापान से हमने ली है प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। प्रोसीजर प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ मतलब ऐसी प्रोसीजर को अपनाया जाएगा जिसको किसके माध्यम से बनाया गया है, कानून के माध्यम से बनाया गया है। अगर हमारे देश में किसी भी प्रकार का कानून बनाया गया है तो उससे रिलेटेड सारी चीजें
किसके माध्यम से चलेगी, उस कानून के हिसाब से चलेगी। आप अलग अपनी प्रोसेस नहीं बना सकते। मतलब सबसे ऊपर किसको रख दिया है हमने यहाँ पर, कानून या लॉ को रख दिया है। तो ऐसी प्रोसीजर या जितनी भी प्रोसीजर है वो किसके अनुसार चलेगी, लॉ के अनुसार चलेगी या कानून के अनुसार चलेगी। क्लियर, आया समझ में। जापान का भी बहुत कम पूछते हैं, इसलिए इतना भी वो करने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी पता होना चाहिए अगर आ गया तो इस प्रकार से हमने सोर्सेस, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट सोर्सेस है वो हमारे आज खत्म होते हैं कि यार हमने कहाँ से कौन सी चीज ली है। वैसे तो फिर बहुत सारी है, लेकिन हम हर चीज को नहीं पढ़ सकते। हमारे लिए इम्पोर्टेंट वो है कि एग्जाम में जो आता है हम वो पढ़ें। तो हमने आज क्या कर लिया है, सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को कंप्लीट कर लिया है। क्या आप लोगों को क्लियर हो गई इतनी सारी चीजें? यस मैम। किसी को कोई परेशानी? हाँ मैम। हाँ जी बोलिए। नहीं कुछ। अच्छा, नहीं मुझे लगा परेशानी बोला मैंने, तो आपने हाँ बोला तो मुझे लगा कोई परेशानी है। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट क्लास कल करें। तो इसके आगे क्या होगा, मतलब अब क्या टॉपिक चलेगा? देखो, अब अपना रॉ मटेरियल्स जो है वो पूरे के पूरे तैयार हो गए हैं। अब हमने शेड्यूल पढ़ ली है, अब हमने क्या कर लिया है, सोर्सेज पढ़ लिए हैं, अब हमने प्रीएम्बल पढ़ लिए है और उसकी जितनी भी लैंग्वेज थी। आज हमारा जो रॉ मटेरियल है, जहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, जो हमारा वो बोलते हैं ना एनालिसिस समरी टाइप का, वो हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम कल से हमने कॉन्स्टिट्यूशन के जो आर्टिकल्स है, अनुच्छेद है, वो चालू करेंगे कि पहला अनुच्छेद क्या है। फिर हम पढ़ेंगे मूल कर्तव्य क्या होते हैं, मूल अधिकार क्या है, कौन से आर्टिकल या कौन से अनुच्छेद में किसकी व्याख्या की गई है, वो जो इम्पोर्टेंट है। 365 आर्टिकल्स है, हम 365 के 365 नहीं पढ़ने वाले, हम सिर्फ वो पढ़ेंगे जो एग्जाम में आते हैं। ठीक है, कल से हम अनुच्छेदों को चालू करेंगे। ठीक, चलिए ठीक है। तो फिर आज की क्लास हम यही, एमपीजी के भी थोड़ा सा, एमपीजी के किस एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बेटा?